So it was a simple case of coryza fever and cough. Actually, it was a picture of allergic bronchitis. हिस्ट्री है पेशेंट को. तो रिसेंटली ये अभी 12 डेज से हुआ था, 10-12 दिन हो गए. और होम्योपैथी डॉक्टर की केस है, तो सेल्फ मेडिकेशन का सवाल तो आता ही, और वो हुआ भी है. जैसे जैसे कन्वर्सेशन हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग था, उसमें से मैंने ट्रांसक्रिप्ट किया है. हम समझेंगे कि पेशेंट क्या कहना चाहता है और उसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है. ओके, आवाज येतोय ना प्रतीक सर? It's absolutely clear, एकदम प्रॉपर, नो प्रॉब्लम. ओके ओके ओके. सो पेशेंट ने फोन किया. पहले ये था कि सर मैं बात कर सकती हूँ क्या? लेडी पेशेंट, एज अराउंड 50 इयर्स. तो जैसे हम परमिशन चाहते हैं कि कोई आप बिजी तो नहीं हो, मैं बात कर सकती हूँ. मैंने बोला हाँ बोलिए. तो उन्होंने बोला कि पहले बुखार हुआ, जुकाम था, बुखार कम हुआ, उसके साथ खांसी हो रही थी, अंदर ही अंदर था, बाहर नहीं आ रहा था, जैसे पोस्ट नेजल ड्रिप होता है वैसे, और वो बाहर नहीं निकल रहा है, समझो एक्सपेक्टेशन. खांसी इतनी थी, बलगम निकल नहीं पाता था, कभी नॉर्मल थी तब भी ऐसा कफ आता था. स्टीकी एंड रोफी था. उठा के खींचो तो रोग जैसे, उसके लिए मैंने काली बाइक्रोमिकम लिया था, पर जैसे डिजायर रिजल्ट नहीं मिला. जैसा एक्सपेक्टेड था कि उससे आराम मिल जाना चाहिए, वो आराम नहीं मिला. अब एकदम जोर से आती है, बहुत आती है, फिर सूखी खांसी. अभी पहले कैसा था कि एक्सपेक्टेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, अभी वो ड्राई कफ में कन्वर्ट हो गया. खांसी नहीं जा रही है, परेशान हो रही हूँ, मैं जल्दी दवा खाती नहीं हूँ, बुरी आदत है. अभी देखिए, पेशेंट ने ये खुद ब खुद सब बातें बोल दी. अभी इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें पकड़ने होते हैं और उसके ऊपर अगला क्वेश्चन पूछना होता है. तो साइड बाय साइड हम अभी इसमें केस टेकिंग भी सिखाते हैं. हम हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रतीक सर, रुचि मैडम या तुलपले सर, आवले सर, तो अलग से केस टेकिंग का लेक्चर तो नहीं ले सकते क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल हो सकता है. तो केसेस रिलेटेड ही आता है, जैसे क्योंकि इट इज नॉट मैकेनिकल थिंग, हम बायोलॉजिकल एंटिटी से डील करते हैं. तो जैसे जैसे पेशेंट लीड करेगा उस हिसाब से हम क्वेश्चन पूछते हैं. तो मैंने पूछा कि आप जल्दी दवाई क्यों नहीं लेती हो? सॉरी. पेशेंट ने बोला पता नहीं, पहले से अच्छा नहीं लगता, देर हो जाती है फिर. तो कुछ देर के लिए वो रुक जाती है, दवाई लेती नहीं है, फिर बढ़ जाता है, ये हर बार होता है. उसके पीछे क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, यही आलसीपन. तकलीफ हो तो चलेगा, ज्यादा तकलीफ हो तो परेशानी होती है, बहुत नहीं होता तब तक लेते नहीं दवाई. ठीक है, इतने दिन में एक ही दवाई ली. ये मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया क्योंकि उसमें उन्होंने अभी बोला कि मेडिसिन लिया करके, तो एक ही दवाई ली. तो उन्होंने बोला नहीं, पहले मैंने बेलाडोना लिया था, फिर काली बाइक्रोमिकम ली. ठीक है, ज्यादा नहीं होता तब तक नहीं लेती आप. शुरू में बेल लिया, फिर कालीब्रोम, उसके बाद फास्फोरस भी लिया उन्होंने. तो एक एक बात तो अभी एक्सपोज मतलब रिवील कर रही है कि मैंने फिर ये लिया, फिर वो लिया, पहले एक ही बोला था. मैंने अभी पूछा प्रेजेंट स्टेट के बारे में कि दिमाग में अभी क्या चल रहा है. 12 दिन हो गए, 2-3 मेडिसिन तो आपने ले ली, तो अभी करंटली आपके दिमाग में क्या चल रहा है? असल में मेरे कारण घर वाले परेशान होते हैं. वो लोग कहते हैं कि एलोपैथिक के पास जाते हैं. मैंने बोला उनका बोलना तो ठीक है, इतनी तकलीफ है तो जाना चाहिए. हम पेशेंट को कंफर्ट जोन से डिस्कम्फर्ट जोन में डालेंगे, तभी उनका वहाँ का जो एडेप्टेशन है, रिएक्शन है, वो हमें समझ में आता है. तो सहज, एकदम सहज साध्य मैंने बोल दिया कि फिर जाना था ना. फिर वो बोल रहे थे तो आपको जाना था, तकलीफ तो ज्यादा थी. तो उनका जवाब देखो, सामने वाला खांसता है, सही में अपनों को सहन नहीं होती है. सब लोग के बीच में
होती है तो सब परेशान हो जाते हैं फिर। तो पेशेंट को कंसर्न है कि मेरी वजह से फैमिली को दिक्कत आ रही है। खाना खाते खाते होती है, सब परेशान हो जाते हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। सब बोलते हैं कि कितनी तकलीफ हो रही है, उनका भी कंसर्न पेशेंट के तरफ होता है। नहीं, मैं लेती हूँ होम्योपैथी तो हमेशा फर्क पड़ता ही है ना, सो नहीं लिया। सोचा इस बार भी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ये पेशेंट ने बताया कि मैं क्यों नहीं मेडिसिन जल्दी से लेती हूँ। आजू बाजू के बोलते थे तो एलोपैथिक लो तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, अच्छा नहीं लगता सुन के, कोई भी अच्छा नहीं लगता कि हम होम्योपैथी से खुद को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद को बुरा लगता है। ठीक है, हो जाऊंगी ठीक, ले रही हूँ दवा तो टालती रहती हूँ बस यही। और पेशेंट ने फिर ऐड किया, और एक बात है, तकलीफ ज्यादा होती है तो मॉर्निंग बहुत बढ़ जाती है, कराती बहुत हूँ, हे अल्लाह माँ, ऐसा। मैंने पूछा फिर अच्छा लगता है उससे? बीमार हो तब ऐसा होता है? हाँ, कोई भी बीमारी में होता है, बुखार में होता है, खांसी के वक्त होता है, हे माँ बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा उनका कराना होता है। इस दफा नहीं इतनी तकलीफ ज्यादा, पहले बहुत होती थी, अब इतना नहीं है। पहले नाक बह नहीं पाती थी, अब ऐसी नहीं है, सर्दी खांसी पे चली गई है। नाक ब्लॉक हुआ है, सूख गया है, नाक साफ करने की नौबत नहीं आई। ये पेशेंट ने खुद खुद उसके डिटेल्स और बताए। जब घर वाले दिलासा देते होंगे कि यार कितनी खासियत है, कुछ तो कर, कुछ तो बोलते होंगे घर वाले, तब कैसे लगता है? तो पेशेंट ने बोला दवा लाना है हमको, बोला हम ला देते हैं। घर वाले कहते हैं कि अच्छा लगता है वैसे तो, मतलब उनका कहना है कि आप बोल दो खाली कौन सी दवाई लानी है, हम ला के देंगे, और तू ले ले एक बार दवाई तो आराम मिल जाएगा। तो ये जब कहते हैं वे, तो अच्छा लगता है वैसे, पर ऐसा करूँ उनकी तसल्ली के लिए तो साइक्लैक खानी पड़े, टाइम होगा तो खुद ही ले लूंगी, टालते रहते हो। तो उनके तसल्ली के लिए साइक्लैक का एक डोज ले लेते हो कि अभी लिया मैंने, अभी आराम मिल जाएगा। ऐसा मतलब टाइम पास हो जाता है उनके सामने। तो ये केस चल रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि अभी 30 की ये 3 डोज आप ले लो। और एक्यूट केस था, प्रेजेंटेशन भी बहुत, मतलब उनके बोलते टाइम पे भी बहुत खांसी आ रही थी। तो 4-5 घंटे में मैंने उनको एक्सपेक्ट किया कि आप फॉलो अप दीजिए। फिर रात को 10 साढ़े बजे तक एक व्हाट्सएप कीजिए कि कैसा है। क्योंकि टैकल करना था कुछ, मतलब मेडिसिन चेंज करना है या डोज़ या व्हाटएवर डोज़, कुछ तो करना चाहिए ऐसा। और एक कल एक फ़ॉलो-अप दीजिए, 2-3 दिन के लिए उन्होंने, मतलब उनको पूछा। तो फ़ॉलो-अप था, आफ्टर 5 अवर्स थोड़ा-सा आराम लगने लगा, खाँसी का जो बाउट था उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, ड्यूरेशन भी थोड़ा-सा कम हो गया। नेक्स्ट डे बलगम निकलना शुरू हुआ, खाँसी बहुत कम हो गई थी, बुखार नहीं था, वीकनेस भी नहीं था। और ऐसा 1 हफ्ता भर चला कि एक्सपेक्टोरेशन चलता रहा, और उसके बाद में आराम हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल केस, डे टू डे लाइफ की हम केस है, ऐसे प्रेजेंटेशन बहुत कॉमनली अपने पास आते हैं। तो इसलिए जानबूझ के मैंने एकदम कॉमन प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें से हम समझेंगे कि ये पेशेंट क्या है, तो उसमें से फिर दवाई के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या-क्या दवाई, रूब्रिक्स के साथ लिखिए, एक ही मैसेज करें, तो हमें समझ आएगा। एकदा फक्त शॉर्ट मध्ये केस सांग ना, म्हणजे त्यांचा कन्सर्न एकदा हे करून नॅरेशन मध्ये थोडं अंडरस्टँड होत नाही. ओके, ओके। तो ये जो पेशेंट है, उन्होंने पहले तो परमिशन जैसे लेते हैं हम, तो ये जैसे बोलते हैं ना कि मैनर्स,
प्रतीक सर, चैट बॉक्स इज नॉट ओपन फॉर एवरीवन, ऐसा मैसेज आया प्राइवेटली। उसका कोई प्रॉब्लम है क्या? संजू मी करतो दे तू किस्सा। ओके ओके। तो उसने जैसे हम विथ परमिशन, हाँ मैं बात कर सकती हूँ, ऐसे स्टार्ट हुआ केस में। और फिर उन्होंने उनका कंसर्न बताया कि ये हुआ वो हुआ तकलीफ के बारे में। तो उसमें मुझे लगा कि उन्होंने दवाई वैसे तो नहीं लिया जल्दी से, इतनी तकलीफ हो रही है, एक दो दवाई उन्होंने खुद बताया कि मैं जल्दी से दवाई नहीं लेती हूँ और ये मेरी बुरी आदत है। मतलब ये उनका हमेशा का नेचर उन्होंने बताया, जो अभी भी कंटिन्यू है, जो मुझे स्ट्राइकिंग लगा। इट्स ओके। तो उसके बाद में उन्होंने फिर उसका उसके पीछे क्या है बैकग्राउंड वो भी मुझे बताया कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ज़्यादा तकलीफ होती है तो फिर मैं दवाई ले लेती हूँ। और उनका घरवालों भी कंसर्न हो जाते हैं कि इतनी तकलीफ हो रही है तुझे, दवाई ले, कम से कम हमें बता, हम ला के देते हैं। एलोपैथी ले ले तो ये बोलते कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मैं एलोपैथी नहीं लेना चाहती। खुद की दवाई से हर बार ठीक हो जाती हूँ, तो इस बार भी ठीक हो जाऊँगी, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए उन्होंने नहीं लिया। 10-12 दिन हो गए, कफ का बाउट बहुत ज़्यादा है और जैसे हम बोलते हैं कि अंदर ही अंदर खाँसी है, तो वो सामने वाले को लगता है कि ये बहुत बढ़ गया है। ऑडिबल जब कफ होता है तो इतना नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर जब कफ लगता है तो पेशेंट भी थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न वाला होता है और सराउंडिंग वाले जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी बहुत टेंशन आता है। इसलिए वो बोलते हैं कि ले लो ले लो ले लो ले लो, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। तो फिर होम्योपैथी लेना है ये भी है। और फिर इसीलिए उन्होंने फिर होम्योपैथी कंसल्टेंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने मुझे अप्रोच कैसे किया, तो ये मुझे समझ में आ गया कि उनको होम्योपैथी ही लेना है, उससे ही ठीक होना है। जैसे बोलते हैं ना हम, इस इनका हट है कि यही करना है। तो इस ऐसा ये समराइज कर सकते हैं पेशेंट को। तो अभी सबके लिए चार्ट बॉक्स ऑन है। आप चार्ट में रूब्रिक्स के साथ मेडिसिन लिखो। डे टू डे लाइफ की केस है, सर्दी खांसी। यस प्लीज, सिंपल केस है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो केस के रिगार्डिंग, कुछ समझा नहीं हो तो वो भी पूछ सकता है। और फिर अपने फटाफट तो रूब्रिक्स और इंटरप्रिटेशन है तुम्हारा, वो चैट बॉक्स में डालो। नाइन ट्रिपल सी, ये कौन सा रूम है? प्रियंका।
यस बाकीचे बहुत कम रिप्लाई आ रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो ना फटाफट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस ही विल एक्सप्लेन टू यू। देखो केस को है ना एकदम कलेक्टिवली सोचो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ना सोचो, तो आप अच्छे से पेशेंट का फील पकड़ सकते हो। ये तो इट इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी केस एक्चुअली। पार्ट पार्ट में आप पकड़ोगे तो मेडिसिन अलग आएगा या रूब्रिक्स कवर नहीं होंगे एक मेडिसिन में सब कुछ। कभी कभी व्हाट हाउ होता है, कुछ केसेस में व्हाई होता है। सो यदि आप केस में व्हाई पकड़ सकते हैं तो वो एकदम कोर रहता है उस केस के लिए, पेशेंट के लिए, तो आराम रिजल्ट भी तुरंत मिलते हैं। चैट बॉक्स में 2 लोगों ने बेलाडोना बोला है। एक्चुअली बेलाडोना उन्होंने ले लिया है, उससे आराम नहीं है। कोई अलग तरीके से आप सोचिए। बेलाडोना, कालीबाइक्रोमिकम एंड फॉस्फोरस, 3 मेडिसिन्स वेयर टेकन बाय होम्योपैथ। वो लोगों का ध्यान नहीं था शायद। हाँ, वो 2 लोगों का ध्यान नहीं था शायद। यस यस एग्जैक्टली। ऑलरेडी तूने बताया बेलाडोना, काली बाइक एंड फॉस्फोरस, ये 3 दवाइयाँ लेकर भी उसको कुछ रिजल्ट नहीं आया। हाँ मतलब कालीबाइक्रोमिकम से थोड़ा सा आराम है, लेकिन डिजायर्ड इफेक्ट नहीं है। जो सेंस ऑफ रिलीफ जो हम बोलते हैं वैसा नहीं है, तो उनके जजमेंट से वो नहीं मिला आराम। इसीलिए अभी इससे परे जाके हमें सोचना चाहिए। तो ऑब्वियसली ना, तूने वो 3 छोड़कर ही कोई तो दवाई दी होगी ना, वो 3 तो डिडक्टिव लॉजिक में। कैसा है, हर एक केस है ना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है कि ये क्यों वो क्यों। तो ये ऐसे ही केस सिलेक्ट किया। केस सिंपल है, क्लू भी बहुत सिंपल है, लेकिन अच्छा पॉइंट है जो आज शेयर करना चाहता हूँ। Okay, Rachana Shindre, proper to obstinate egotism, religious affection to persecuted and mildness. Calcaria. Okay. Religious affections. Religious.
डॉक्टर श्यामल, फ्रीवोलस और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल दोनों एक साथ, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, मॉर्निंग पेन फ्रॉम मर्क्सॉल। ओके, Yes, we are done here, Sanju. यस, आई थिंक वी शुड We should go ahead. लास्ट कमेंट है, पेशेंट डू नॉट विश टू गो टू द डॉक्टर जब तक प्रॉब्लम बढ़ता नहीं। यस सर, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, यही कंसर्न है। सो मर्क्सॉल, स्टेपिसग्रिया, पल्सेटिला, सल्फर, कलकेरिया। ठीक है, चलो देखते हैं कि केस में हमें क्या सीखने को मिलता है आज। सो दिस इज अ सिंपल चार्ट। स्क्रीन दिसते, हेलो? यस सर। दिसती है। होपफुल, उसने बोला कि मुझे लगता है कि आराम मिलने वाला है, इसलिए एफर्ट्स जारी है। ठीक है, और रीजन बताया कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, और वो ऐसा रीजन था कि हम उसको एग्री करेंगे। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में क्या करता है, पेशेंट रीजन देता है, लेकिन फिजिशियन उसे हाँ ऐसा रिप्लाई दे ही देता है अंदर ही अंदर, हाँ यार तू बात तो सही कर रहा है, हर बार आपको मिल रहा है और इस बार भी मिलने वाला था, ऐसा आपका होप है और आप इस होप को पकड़ के चल रहे हो। ये 2 पॉइंट ये केस में मिले, लेकिन ये जो पॉइंट था कि दवाई क्यों नहीं लेना, क्यों बियर करना, सो सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड, ये फैसेट मुझे ये केस में मिला। खुद का कंट्रोल होता है कि मैं जब तक झुकू नहीं तब तक मुझे दवाई नहीं लेनी, मतलब मेरा मुझ पर भरोसा है। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, इसीलिए सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड हो जाता है, ये मॉर्बिडिटी आ जाती है, इसीलिए वो रूब्रिक बन के आता है। ठीक है, मर्क इज वेरी क्लोज, सेकंड नंबर पे है। लेकिन ये तीसरा जो पॉइंट था, इसके लिए ये केस शेयर करना चाहता था मैं। सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड, खुद का कंट्रोल, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, आई कैन मैनेज, जब तक हो सके मैं दवाई नहीं लूंगा। अभी कैसा होता है कि नाइट्रोम्यूर को मदद मांगना अच्छा नहीं लगता, कोई पीटी दिखाए उसके ऊपर दया दिखाए वो भी नहीं चलता, तो इसका ये रीजन है कि उनका खुद पर भरोसा होता है और वो ट्राई करना चाहते हैं। एक्चुअली नाइट्रोम्यूर लव्स टू टेक चैलेंजेस। मैसोचिज्म नाम का एक रूब्रिक है और मैनिश लुकिंग गर्ल्स ऐसा भी एक रूब्रिक है। उसमें क्या होता है, गर्ल है लेकिन मैनिश, मतलब उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है, फेमिनिटी से छोड़ के वो मस्कुलिनिटी ट्राई करता है, उनको चैलेंजेस बहुत पसंद है और वो करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन है, हम अभी नीचे देखते हैं। सो पॉइंट कम्स, एक मिनट, Does everyone agree कि फेमिनिटी को छोड़कर वो मैस्कुलिनिटी पर जाती है तो कुछ इंक्रीज हो रहा है? All females agree to that? Let's change.
सॉरी, पेशेंट का कॉल था। तो आपने क्या पूछा कि ऑल लेडीज एग्री टू दैट? तो ये एनएम की जर्नी है, पर्सनली कोई भी ना ले, डिस्क्लेमर। सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड, बट व्हाई? सो कोर ऑफ नाइट्रोम्यूर इज डिग्निफाइड। बहुत सारे ऐसे किंग पिन रूब्रिक होते हैं, उसमें से एक है डिग्निफाइड नेचर, कि एक ये माला है, उसमें ये बड़ा मोती है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे मोती बन के एक माला बनती है जो डिग्निफाइड फैसेट दिखाती है। तो डिग्निफाइड को थोड़ा सा हम सीखेंगे डिक्शनरी से, तो हम एक बार उसको समझ ले तो ये फैसेट मिस नहीं होगा। डिग्निफाइड मीन्स सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड वर्दी, खुद को रिस्पेक्ट देना और खुद का महत्व खुद समझना। यहाँ पे वो इगोटिज्म से अलग हो जाता है। समथिंग दैट हैज डिग्निटी इज ऑनरेबल एंड वर्दी, कि उसका रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है, प्रेज किया जाता है। So something that is dignified acts in an honorable, worthy way, showing great self-respect and respect for others. So dignified person जो होता है ना, उसको खुद पर भी नाज होता है, खुद को रिस्पेक्ट होता है और दूसरों को भी देते हैं। जैसे ये पेशेंट ने स्टार्ट में ही विद अ काइंड परमिशन आई वांट टू टॉक विथ यू ऐसे ही स्टार्ट किया, तो वहां पे हम रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम ले सकते थे, रेट्रोस्पेक्टिव में हम ले सकते हैं, तब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसे ले सकते हैं। If someone handles a terrible public embarrassment gracefully and without breaking down, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट में आपने देखा कि पेशेंट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, इसलिए वो एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेना चाहते। होम्योपैथी पे नाज है, भरोसा है और मैं करके दिखाऊंगा। ये है मस्कुलाइन पार्ट ऑफ नाइट्रोम्यूर। We might compliment for her dignified manner. You might be too dignified to beg for a job even in hard times, like कोरोना पीरियड। जॉब चली गई, लेकिन अभी नाइट्रोम्यूर को समझो क्लास 1 ऑफिसर है, तो क्लास डी, ग्रुप डी के वो जॉब नहीं लेगा कि कैसे भी तो पैसे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। उनको जो लगता है, मुझे जो सूट करेगा, मेरे क्वालिफिकेशन जो सूटेबल है, मैं वही लूंगा। खाऊ तुपाशी नहीं तो राहू उपाशी, ऐसा होता है। सो वॉक्स विथ द हेड है एज इफ नथिंग इज हैपेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्निफाइड नेचर, कि ऐसा हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे दिखाते हैं और चले जाते हैं। अंदर बहुत ग्रीफ होता है लेकिन दिखाना नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। ये होता है उनका व्हाई। दिस इज अ यूनिक, इजंट इट? इसीलिए ये दिस इज एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ नाइट्रोम्यूर। सो एक्सक्लूसिव 2A रूब्रिक है हमारे पास, उसमें नाइट्रोम्यूर है, कार्सिनोसिन है, रूटा है, प्लेटिना है। तो उसमें नाइट्रोम्यूर क्यों है? क्योंकि उसका डिग्निफाइड नेचर उसको एक्सक्लूसिव बनाता है। मतलब आज भी मैं वो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, तो डिग्निटी जो रहती है उनकी, वो उनको बेंड नहीं होने देती। इसीलिए बहुत बार नाइट्रोम्यूर पेशेंट हम क्लिनिक में देखते हैं तो एकदम इरेक्ट पोजीशन में बैठता है, बेंड नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो थोड़ा स्ट्रेट रहता है और वो बेंडिंग इजीली नहीं रहता, रिलैक्स नहीं बैठता, स्टिफ रहता है। जैसे सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट स्टील एंड स्टिफ, उसमें भी है। तो उसका जो ये रहता है कि मॉडलपन वाकणार नहीं, काइंड ऑफ मेंटालिटी। इसलिए उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत बार नाइट्रोम्यूर के पेशेंट में दिखाई देता है। झुकना नहीं है किसी के साथ। सो मच ऑफ डिग्निफाइड पर्सन इज सेंसिटिव टू मेनी थिंग। ऐसा है कि जो आदमी ज्यादा शार्प रहता है उनको डिफिकल्टीज भी बहुत सारे फेस करने होते हैं। डायमंड जो होता है तो उसको चमकने के लिए बहुत घाव झेलने पड़ते हैं, ऐसा। बिकॉज इट्स इन अ प्रॉपर टू, सो प्रॉपर टू, एक्सक्लूसिव टू एंड डिग्निफाइड, ये एक लाइन है, ये एक थ्रेड है। टू बी अ प्रॉपर यू हैव टू अवॉइड एरर एंड मिस्टेक। परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, प्रॉपर ऐसा मतलब ऐसा, इधर उधर बिल्कुल। more proper you are, more sensitive you become to criticism and to the opinion of others.
थोड़ा भी कोई बोल दे तो फिर दुख होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं प्रॉपर होने के लिए इतना एफर्ट ले रहा हूँ, फिर भी ये नुक्स निकाल रहे हैं, तो तकलीफ होती है। देखो रेमेडी का पिक्चर हम एक एक रूब्रिक से कैसे जोड़ सकते हैं। सो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, डे टू डे रूब्रिक्स है हमारे, इसमें से हम नाइट्रोमर इजीली पकड़ते हैं। मोर द डिग्निफाइड पर्सन इज, लाइफ सिचुएशन कम्स टू मेक देम फील इंडिग्नेशन। नेचर जो है हमारा, जो ज्यादा उड़ने वाला होता है ना, उसको नीचे खींचता है। जस्ट लाइक फास्टिडियस पर्सन जो होता है, सराउंडिंग विल बी मोर मेसी। अभी फास्टिडियस में नाइट्रोम्यूर भी है, तो सराउंडिंग अपोजिट रहता है उससे, क्योंकि चैलेंजेस, सुख है तो उसको दुख का सामना करना पड़ता है, दुख है तो फिर सुख आते है, तो ऊपर नीचे की बात है, अल्टरनेटिव स्टेज है लाइफ के। ये फिलोसॉफी यहाँ पे भी लागू होती है। सो फास्टिडियस एंड एवर्जन टू फर्स्ट, एवर्जन टू फर्स्ट में सिंगल नाइट्रोम्यूर। तो फर्स्ट मतलब क्या, डिक्शनरी से जब यदि देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टिंग, ये वर्ड मैंने हाईलाइट किया। फर्स्ट मतलब एग्जैक्टिंग, स्पेशली अबाउट डिटेल्स, फर्स्टली अबाउट क्लोथ, ऐसे नहीं ऐसे ही चाहिए। मतलब उनमें भी वो क्रिटिसाइज करेगा कि जैसे फास्टिडियस का मीनिंग होता है कि हार्ड टू प्लीज, उनको स्पेसिफाई करना या उनको समझाना, उनको सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इफ यू आर अ फसी, you are all about the little details, minute details आप देखते हो। You want the dressing on the side, you want your collar just so, collar ऐसे ही चाहिए। You want the place mats arranged at a 90-degree angle, ऐसा मतलब ऐसा। सो ऐसा होता है, ये फास्टिडियस नेचर इसका प्रॉपर होता है। और क्या होता है फिर कि इसके अगेंस्ट हमने डिग्निफाइड एंगल देखा, अभी इसके अगेंस्ट फिर जाएगा उसका लाइफ फ्लो। तो उसमें हमारे पास बहुत रूब्रिक्स है, उनको मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है। कुछ रूब्रिक्स उसमें एक दो नए हैं, तो उसमें से भी हम नाइट्रोमर पकड़ सकते हैं। इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट फाइल, जो डॉक्टर प्रतीक सर ने उस दिन हमें वर्जन और इसमें एक बार एक स्लाइड में समझाया था, पिंपल्स थे उसमें, तो कैसी शायद उसमें उन्होंने बताया था। और दूसरा होता है कि जो हम अलग तरीके से सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के बारे में भी नाइट्रोमर उसमें अप्लाई हो सकता है। वो ऐसा है कि डिग्निफाइड पर्सन है, डिग्निफाइड लेडी है, तो डिक्लेमर, अगेन डिक्लेमर में बोल रहा हूँ कि ये दिस इज नॉट अगेंस्ट फेमिनिज्म, लेकिन नाइट्रोमर की सोच एक तरह से ऐसे भी चलती है, डिग्निफाइड हूँ मैं, उसके बच्चे की माँ क्यों बनूं। इसीलिए रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, सेमिनालिसिस रिपोर्ट आल्सो नॉर्मल, लेडी के भी रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन कंसेप्शन नहीं होता। डिग्निफाइड होने की वजह से वो स्पर्म एक्सेप्ट नहीं करती, तो जब वो लाइफ सिचुएशन के हिसाब से फिर वो बेंड हो जाती है, क्योंकि यील्डिंग में भी नाइट्रोमर है, तब वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद में उसको रियलाइज होता है कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। अभी सामने वाले को तो समझ गया है कि शी हैज एक्सेप्टेड a sperm, so this is kind of a indignified step for nature, कि अभी सबको पता चल ही जाएगा कि इसका बच्चा मैं पेट में पाल रही हूँ। ये एक्सट्रीम लेवल का जब डोमेस्टिक केस होता है उसमें वो दिखाई देता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी स्पेशली। दूसरा है डिलीजन रिचर्ड, शी लुक्स लुकिंग इन द मिरर वेन, वेरी कॉमनली यूज रूब्रिक बाय ऑल ऑफ अस, तो उसके बारे में ज्यादा बोलने की बात नहीं है। लेकिन मिरर कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उसको आईना दिखाए कि तू ऐसा है, तब उसको उसका रेचर्ड लुक दिखता है और वो फिर डिप्रेशन में जाता है। एक और रूब्रिक है पिक्चर टेकन एवर्जन टू हैविंग हिज और हर। अभी रेचर्ड फील करेगा तो वो सेल्फी लेगा क्या, नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट बोलते बोलते बोल देते हैं कि पिंपल से या चेहरे पे कोई दाग है तो मैं फैमिली फोटो में नहीं रहती या नहीं रहता हूँ। जैसे वेडिंग में जाते हैं तो बहुत ग्रुप फोटो रहता है, उसमें वो नहीं रहते, रहते भी है तो थोड़े से ढक जाते हैं कि वो दिखे ना, स्पॉट आउट ना हो। सो पिक्चर टेकन,
सेम लाइन में और एक रूब्रिक है हमारे, लुकिंग इनटू द मिरर एग्रेवेट, जो आईना दिखाता है उसकी तरफ ये देखेंगे नहीं, उससे कांटेक्ट नहीं रखेंगे, उनसे दूर भागेंगे। और एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, ये कंप्लीट रेपर्टरी से है, लुक्ड एट कैन नॉट बियर टू बी, faces the wall if anybody talks to him, single nitron mirror. So when he is in a wretched indignation state, तब ये स्टेट हमें समझ में आ जाए। ये केस टेकिंग में हम क्विक ऑब्जर्वेशन में ये रूब्रिक पकड़ सकते हैं कि जब भी आप कोई बात करें सेंसिटिव पॉइंट की या कुछ, तो वो दीवार की तरफ देख के आपसे बात करेगा, आपसे आई टू आई कांटेक्ट उसका नहीं रहेगा। What do you think? Such a wretched and indignant person will accept consolation and pity. इसीलिए ये जो पूरा फैसेट है हम कॉमनली यूज करते हैं, कंसोलेशन, एग्रेवेशन, सिंपैथी, एडमोनिशन, एग्रेवेशन। देखो अभी ये पेशेंट में हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे तो कफ के लिए उन्होंने एलोपैथी सजेस्ट की, एडवाइस किया था कि ये ले लो आप, लेकिन पेशेंट को वो अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्यों लूं, नहीं लेना है। तो एडमोनिशन एग्रेवेशन वाला पार्ट जो वहां पे था, फियर ऑफ बीइंग पिटीड, उस पे कोई दया दिखाए, ये नाइट्रोमियर को नहीं चलता। वीपिंग इफ ही बिलीव्स ही इज पिटीड, अब यहाँ पे देखो इफ ही बिलीव्स, सो ये वीपिंग वाला जो रूब्रिक आता है ये डेलूजन से अराइज होता है, जब उसे लगता है कि उस पर दया की गई है, भले ही वो कोई बोले ना वैसा, लेकिन उसको लगेगा कि सामने वाला मुझ पे दया दिखा रहा है, दिलासा देने की जगह प्रयत्न कर रहा है, तो उसको वो रो देता है। वीपिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, जो ऊपर वाला मैंने जो बताया इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट फाइल, उसको कनेक्टेड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट केसेस में ये अप्लाइड होता है। कंपनी अवर्जन टू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, अगेन सेम, कि प्रेग्नेंट है तो कभी ना कभी वो बाहर आएगा तो दिख जाएगा कि ये इसका बच्चा है, ये पाल रही है, तो उसको लगता है कि मैं उसके नीचे हूँ, मैं उसके बराबर नहीं हूँ, आई एम सेकेंडरी टू माई हस्बैंड, ऐसा। तो वहां पे उनकी डिग्निटी पे, डिग्निटी एट स्टेक, ऐसा हम बोलते हैं वैसा। वीपिंग कंट्रोल्ड, ये भी कंप्लीट में से है, उसमें 2 ही मेडिसिन होते हैं, इग्निशिया मेट्रोन। वीपिंग कंट्रोल मतलब सैडनेस बहुत होता है, रेचेडनेस होता है, लेकिन वो पेशेंट दिखाना नहीं चाहता। जैसे अभी हमने कुछ पूछा और उसका आ गए, तो ऐसे एक्शंस होते हैं उनके, तो कभी कब आंसू आ भी गए और इसने पोंछ भी ली, या कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं कि मैं रो ना दूं यहाँ पे, और अलग देख लेते दीवार की तरफ दूसरे, और फिर उनके आंसू टपकते हैं। तो दिस इज वीपिंग कंट्रोल, क्योंकि वीपिंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो डिग्निफाइड पर्सन को लगता है कि मैं इनके सामने रो दूं तो मेरी क्या रहेगी, इसीलिए वीपिंग कंट्रोल है इसमें। और दूसरा है वीपिंग अलोन वे, ये तो फिर खुद का एरिया हो गया, अकेला हूँ तो रो देता हूँ, जो भी है, क्योंकि वीपिंग कैन नॉट डू सैड जो रूब्रिक है वो इसको कनेक्टेड है, वीपिंग कंट्रोल को, किसी के सामने नहीं रोएगा, एकांत में रोएगा। सो एज वी नो enemy is reserved, will not share and ask help directly, he will let him suffer and lands in despair। तो डिस्पेयर वाले रूब्रिक से, डिस्पेयर मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट हर, जो भी उनके एग्जिस्टेंस है, जिस दौर से वो गुजर रही है, उसके बारे में उसको लगता है कि ये अभी सुधरने वाली स्थिति नहीं है, इसीलिए उसके बाद में उसको लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, इसीलिए सैडनेस विथ सुसाइडल डिस्पोजिशन। दैट्स वेयर एनएम डिजायर्स लाइट, तब वो लैंड होता है क्लिनिक में, या किसी से वो बोलता है, शेयर करता है। उस टाइम पे कैसे शेयर करता है आगे बताऊंगा मैं। तो लाइट डिजायर स्टेट यहाँ पे ऐसी आती है, अदरवाइज ऐसा नहीं किया तो ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेएबल ऑकरेंसेस ऑन, यहाँ तक एक मेन रूब्रिक है, और उसका सब रूब्रिक है टू ग्रीव देयरफॉर। नाइट्रोम्यूर हम एमएम में भी पढ़ा है हमने कि वो सैडनेस एंजॉय करता है, या सैडनेस में ही उसको रहने को अच्छा लगता है। डेलूजन नेट एज इफ इन अ नेट, जाली में फंस गया
जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो उतना ही उसके अंदर फंसता जाता है। जैसे फिश जो होता है, एक बार जाली में अटक गया तो वो निकल नहीं सकता। वो बहुत ट्राई करता है निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाता। ऐसी स्थिति हो जाती है नेट्रमर की, सैडनेस और ग्रीफ में वो अटक जाता है। द मोर एनएम ट्राइज टू कम आउट ऑफ, द मोर डाउन ही गोज। और उसका एक अपोजिट पोल है, वो बहुत कम बार हम अप्लाई करते हैं, कुछ केसेस में दिखता है, जो है टॉकिंग प्रोलॉन्ग एमलरेशन, शेमलेस इन बेड। और एक रूब्रिक है टॉकिंग प्लेजर इन इज होम टॉक, उसमें में नाइट्रोमिल है। तो ये शेड कब दिखेगा? जब उसको लगता है कि सामने वाले पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, उससे इंफॉर्मेशन शेयर करूँ तो वो दूसरों को नहीं बताएगा। ऐसा दोस्त कोई भी उसे मिले, दोस्त जैसा आदमी, वो एज कौन सा भी हो सकता है, तो उसके सामने ये बहुत सारी बातें, उसकी भड़ास, उसके दुख बोल देता है, और फिर उसको अच्छा लगता है कि मैंने इतना सारा पेंट अप सैडनेस जो है वो बाहर निकाल दिया। टॉकिंग प्रोलॉन्ग एमलरेशन, दो ही मेडिसिन है उसमें, कार्सिनोसिन और नाइट्रोमिल। और सेमलेस इन बेड, बेड क्या है उसके लिए? ऐसा दोस्त जिसके साथ वो कुछ भी शेयर करता है और वो तीसरे आदमी को नहीं बताएगा। तो शेमलेस मतलब ऐसा कुछ तो करतूत होते हैं उसके जो किसी से बताए नहीं जाते, लेकिन एक फ्रेंड को बता देता है। एज ही इज लॉयल, he expects the same person in his life, to him he can confide. Confide means to share with, जिस पे भरोसा कर सकता हो उनके साथ शेयर करना। वहां पे वो ग्रीफ एंड ऑल शेयर करता है। इसलिए लॉयल इन रिलेशनशिप्स। एन इम्पोर्टेंट रूब्रिक इज confiding, many people confide in him. नाइट्राम्यूर, नाइट्राम्यूर पे बहुत लोग भरोसा रखते हैं और उसको बताते हैं। उसको बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स मालूम होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लॉयल है, तीसरे आदमी को नहीं बताएगा, इसके साथ वो सब शेयर करते हैं, कन्फाइड करते हैं, भरोसे से उसको बहुत सारी बातें बताते हैं। सो दिस इज वेरी शॉर्ट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्राम्यूर इन डे टू डे लाइफ। बहुत कॉमन रूब्रिक मैंने ले लिए, और I have tried my level best to cover the main facets of नाइट्राम्यूर। मेडिसिन बहुत बड़ी है, हम एक लेक्चर में, एक सेशन में वो तो नहीं कर सकते सब। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर 1 मिनट। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो, बोलो बोलो बोलो। हाँ अग्रवाल मैडम बोलिए ना। सर हाँ सर, मैं अग्रवाल डॉक्टर बोल रही हूँ। बोलो सर मैंने कैसे लिया था, स्टार्टिंग में रेफरेंस तो लिया था, उसके बाद मैंने सोचा ये होम्योपैथिक दवा ले रही है, क्योंकि वो खुद एक होम्योपैथ है और ठीक नहीं हो रही थी, फिर भी उसने जारी रखा क्योंकि होपफुल थी वो बहुत। और उसने फिर बाद में जब लोगों ने उसको बोला, उसके रिश्तेदार ने या घर वालों ने, कि तुम एलोपैथिक क्यों नहीं लेती हो, तो बीइंग होम्योपैथ उसको थोड़ा एम्ब्रेस फीलिंग हो रहा था कि आई एम नॉट गेटिंग क्योर्ड बाय होम्योपैथी, तो आई शुड गेट, तो इसलिए मैं होंगी ठीक तो होम्योपैथिक से, क्योंकि मैं होम्योपैथ हूँ। तो ये उसका एक जिद था होम्योपैथी, तो ऑब्स्टिनेट। और ठीक है। फेस्टिडियस जो आपने बोला हार्ड टू प्लीज, तो वो हार्ड नहीं, यानी उसको कोई प्लीज नहीं कर पा रहा था ना घर वाले, क्योंकि वो होम्योपैथ होने के कारण उसका ये विचार था मुझे होना है तो होम्योपैथी से ही होना है, पर इस बार मैं बराबर ठीक नहीं हो पा रही हूँ, इसीलिए उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अप्रोच किया। बराबर। ऐसा मैंने ले रही थी, मैं ऐसे टोटलिटी पर ऐसे जा रही थी। नहीं, I was thinking एम्बरासमेंट to take फीलिंग, that way. एम्बरासमेंट फीलिंग इज देयर। कैसे होता है कि हम Embarrassed? प्रिस्क्राइब जब करते हैं ना, तो 2-3 हाँ, रूब्रिक मेडिसिन दे देते हैं, बाकी के रूब्रिक हम बहुत हाँ, सारे ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अच्छा, रेफरेंस रेट्रोस्पेक्टिवली ले सकते हैं, एलिमेंट्स हाँ, फ्रॉम हाँ, एम्बरासमेंट, मेरी ही पैथी हाँ, से मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, ये मुझे बहुत हाँ, ये लग रहा है, ऐसी हाँ, एम्बरासमेंट की बहुत बार एम्बरासमेंट जो ये जो रूब्रिक है ना, वो बताया नहीं जाता, वो हम सामने वाला फील कर लेता है कि सामने वाला हाँ, एम्बरासमेंट फील कर रहा है। हाँ, इसलिए उसने साइकिलिक भी लिया ना फिर, उनको हाँ, और कन्विंस करने के लिए। हाँ, तो आजू बाजू वाले उनको बहुत बार बोल रहे कि उनके सेटिस्फेक्शन के हाँ, लिए
क्योंकि नाइट्रोम्यूर का एक अलग साइड भी है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। नाइट्रोम्यूर बहुत केयर करता है, बहुत केयरिंग रेमेडी है, माइल्ड यील्डिंग अफेक्शनेट एंड केयरिंग, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, उसमें ये मेडिसिन है। सो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोम्यूर केयर नहीं लेगा, बहुत केयर करता है रिलेटिव्स की। सो आउट ऑफ केयर एंड वरीज ओनली शी एग्रीड टू टेक सैक्लैथ टू सेटिस्फाइड फॉर टाइम भी। क्योंकि एवर्जेंट टू फर्स्ट है तो उनको तो थोड़ा सा किट किट भी नहीं चाहिए था। मैंने बताया बीच में, एडमोनिशन एग्रेवेशन इज आल्सो रेट्रोस्पेक्टिव रूब्रिक इन दिस केस। अच्छा, तो जस्ट लाइक कोई बराबर है सर। ओके, बहुत सारे रूब्रिक निकलते हैं, हम निकाले थे। नहीं, मुझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल थोड़ा सा डाउटफुल लगा। क्यों लगा? उसने रीजन बताया भी ना, हर बार मुझे होम्योपैथी से आराम मिलता है, इस बार भी मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, वो कंफर्म है, फॉर्म है, होप है। लेकिन आदमी को होप कहाँ से आ गया? बिकॉज शी वॉज डूइंग अ रीजनेबल एक्ट अकॉर्डिंग टू हर। अच्छा, नाइट्रोम्यूर डिग्निफाइड है, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, ये मुझे पता है, बिकॉज सिचुएशन इज माय कंट्रोल, अंडर माय कंट्रोल, इसीलिए सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज। ये हाईलाइटिंग पॉइंट है एक केस से सीखने के लिए क्या है, तो ये है। बाकी सब रूब्रिक हम बहुत बार देख लेते हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज लगाते नहीं है। नहीं, ये नहीं लगा, इसीलिए फ्रियोलस सबने पकड़ लिया। देखो फ्रियोलस आदमी इतने मेडिसिन नहीं लेता था। बहुत सारे लोगों ने फ्रियोलस का सोचा, फ्रियोलस आदमी इतने सारे मेडिसिन नहीं लेता। किसी ने तो फ्रियोलस और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल साथ में लेके मर्कसोल तक वो पहुंच गए, तो फ्रियोलस आदमी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये दोनों बातें समझ में नहीं आई। फ्रियोलस नहीं थी सर, सबको लगा कि मेडिसिन नहीं ले रही है मतलब वो फ्रियोलस है खुद के हेल्थ के अनुसार, लेकिन नहीं, उन्होंने 3 मेडिसिन ट्राई किए हैं। एंड शी इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट एज फार एज हर सेल्फ कंट्रोल थी, और उसका एक जिद था कि मैं ठीक होंगी तो होम्योपैथी और हमेशा ठीक होती हूँ, वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बराबर बात है। हाँ हमेशा ऐसे होती है, नहीं फर्क पड़ा। हाँ वो भी उनके लिए थोड़ा सा ये था, इसलिए वो अप्रोच हो गए। अप्रोच हो गए इसलिए। और वो लिया भी क्या उन्होंने? होम्योपैथी, एलोपैथी गए नहीं है ना, नहीं आ गया समझ तो में। उनका वो था ना, वही तो एम्बरेस फीलिंग हुआ ना उनको कि मैं होम्योपैथ होके कैसे एलोपैथी, वो बोल रहे हैं इसलिए तो सेकेलिक लिया ना उसने, फिर बाकी मान नहीं रहे थे। और घर के उसको ये भी था कि घर के लोग मेरे से परेशान हो रहे हैं, मैं खांस रही हूँ तो घर वालों को यानी परेशानी हो रही है, तो वो फैमिली के लिए तो था ही उसको। इसलिए मैंने बोला ना केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। और अभी यदि आप पैशनेट रूब्रिक देखते हैं तो उसमें नाइट्रोम्यूर है, पैशनेट अबाउट होम्योपैथी, पैशनेट अबाउट प्रोफेशन, पैशनेट अबाउट व्हाटएवर शी डज, शी इज वेरी पैशनेट। डिग्निफाइड आ गया, फिर बराबर है सर। इसीलिए मैंने बोल दिया कि कोर है ये, उसके आजू बाजू सब, आजू बाजू में सब रूब्रिक मिल जाएंगे, हम जोड़ लेंगे। बहुत सारे थ्रेड होते हैं, वो थ्रेड एक जगह पे आके मिलते हैं। और एक क्वेश्चन है, आफ्टर मेडिसिन एक्सपेक्टोरेशंस फॉर अ वीक, इट isn't a prolonged duration, वीक तक एक्सपेक्टोरेशन आए तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ क्या, ऐसा पूछा है शुभांगी केदार ने। हाँ नहीं, एक्सपेक्टेशन कैसा है, डिस्चार्ज जो फेज होती है वो महीने महीने तक भी चलती है। ऐसा हम आरओ सीरीज यदि देखें तो पढ़े उसमें तो बहुत सारे डिस्चार्जेस मोर देन दैट भी चलते हैं, लेकिन विद अ सेंस ऑफ रिलीफ। जब वो खांसी जो है अंदर रुक गई, बलगम अंदर है, वो जब तक बाहर नहीं निकलता पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि कोई पेशेंट 3 दिन में उससे बाहर पड़ सकता है, किसी को 5 to 6 डेज भी लग सकते हैं। इसीलिए वो 5 डेज 7 डेज के फेजेस आरओएच बुक सीरीज में दिए हैं कि ऑड नंबर्स जो होते हैं 1 डे, 3 डे, 5 डे, 7 डे, 11 डे तक उन्होंने बोला है। बीच में का जो डे रहता है उसमें पीक पॉइंट रहता है, फिर डिस्चार्जेस कम हो जाते हैं।
सो ऐसा है, इसलिए वो 5 to 6 days नहीं था, क्योंकि उससे पहले का जो सफरिंग था 12 days का, उससे अच्छा तो फिर 5-6 दिन का एक्सपेक्टेशन निकल जाए। कोई भी आदमी हो जिसका, समझो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि किसी को डकार नहीं आ रही, अंदर ही अंदर रुक गई है, उस टाइम पे ऑब्वियस है कि ही विल बी मोर एंशियस। जब तक वो डकार बाहर निकलती नहीं तब तक वो अच्छा नहीं लगेगा। सो एपीडी पेशेंट जो होते हैं, एसिडिटी पेप्टिक डिसऑर्डर वाले, उनको तो ये डे टू डे सिम्टम है उनके लिए कि अटक जाती है डकार। तो सेंस ऑफ रिलीफ जब तक है तब तक तो पेशेंट को कुछ नहीं, हम तो ऐसे ले देते हैं, और ये डॉक्टर होने की वजह से उनको पता है। और कोई क्वेश्चन प्लीज? इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइफ, एक्सप्लेन अगेन, असं पण आहे. इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल, एक तो प्रतीक सर ने जब बताया था कि पिंपल्स है, ये है, वो है, और उसकी वजह से अभी डिग्निफाइड पर्सन है, वंस अपॉन अ टाइम शी वाज फेयर इनफ फॉर एग्जांपल, और अचानक से बहुत बड़े पिंपल्स आ गए और एक्ने नोडोसी वगैरह आ गए बड़े बड़े। तो उसकी वजह से तो फिर कैसा है, जो दूसरों पे क्रिटिसाइज करता है ना, तो उस पे भी चांस मिलता है, मौका सभी को मिलता है। तो जब भी उसकी ऐसी सिचुएशन आएगी तो सामने वाला तो उसको सूद समेत देगा, तो उसको बोलने वाला 1000 खड़े हो जाएंगे, इसीलिए वो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर है। और सामने वाला बोल भी देगा, तू तो बहुत डिंगे आंक रही थी, अब देख कितने बड़े बड़े पिंपल्स आ गए, अब क्या करेगी। इसीलिए वो इंडिग्नेशन आ जाता है फिर, कि उसको समझ में आ गया है कि ये बहुत बड़ा मेरे अंदर है, अभी तो बाहर निकलने वाला है, सामने दिखने वाला है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ प्रॉमिस ऑफ आउटकम, अंदर है। और जो प्रेग्नेंट है उसका पेट तो आगे दिखता ही है ना, कुछ आने से पहले ही उसका समझ जाता है कि अंदर है। और मैंने जो बताया वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट का है, थोड़ा सा हायर लेवल पे मैं बोल दिया। आई वाज ट्राइंग हार्ड कि ज्यादा डिटेल में ना जाए, क्योंकि वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, क्योंकि कैसा है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, ऐसे दो केसेस हमारे यहाँ पे होते हैं। सर्वाइवल मतलब रोटी कपड़ा मकान या खाने पीने की बात, इससे रिलेटेड, जैसे कल्करिया फ्लोर मेडिसिन है हमारे पास, वो जो लेबर्स रेमेडी बोलते हैं उसको, कि वो उसको वही लफड़ा है उसका, वो ऐश आराम की बातें नहीं सोचे, खाना पीना सब सोच के, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं वो फिर फ्लोरिक एसिड जैसा मजे कर सकता है, तो हो जाती है फिर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की मेडिसिन। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, एक ही मेडिसिन के डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं। हमें मतलब हर तरीके से, हर जैसे पॉलीक्रिस मेडिसिन है, तो हमें एक बड़ा घर है, उसको तो बहुत सारे विंडोज होते हैं, हम कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, आना तो सेंटर में ही है। आई होप कि आपको सबको अच्छा लगा होगा आज का प्रेजेंटेशन। इट वाज वेरी वार्म, क्योंकि कल रात को 11 बजे शुरू किया था थोड़ा सा सुबह 11 बजे प्रतीक सर से बात हुई तो बोल रहा था मैं प्रिपरेशन चालू है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। और मैसेज भी आपको मिल गया होगा कि सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज ध्यान में रखो, डायरेक्ट फ्रीवोलस पे जाने से पहले। ये अपना डीडी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहेगा हर बार के लिए, कि ये वो तो नहीं, ऐसा रूल आउट करो ये फ्रीवोलस है या सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज वाला एरिया दिख रहा है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। Okay, Sanju. I hope everybody must have enjoyed the session. It was a very nice and very subtle case. Okay, to the point case थी, रोज की केस है, रोज हमारे पास ऐसे पेशेंट होते हैं और उसमें से क्या पिक करना है। It was very easy to take the frivolous, है ना, सब लोग फ्रीवोलस हो गए खुद और फिर उन्होंने फ्रीवोलस ले लिया। वो फ्रीवोलस है ना, ये ऐसा ही ग्रुप लेके जो हम लोग बहुत अब्यूज करते हैं ना, तो आज भी थोड़ा बहुत अब्यूज ही हो गया होता है, क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया ठीक से कि यार ये पेशेंट अगर नहीं ले रही है दवाई, ना बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है, तो जो वाई है उसमें लोग गए नहीं। यस एग्जैक्टली। ठीक है, ये केस कितना भी छोटा हो, लेकिन हमको हमारा ये व्हाट वाई हाउ ये सब कुछ देखना ही है हर बार। ये जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है, हम लोग उसको छोड़ेंगे तो हमारी केस टेकिंग सही से नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था। अच्छा, तो केस बहुत मिनिमल था, लेकिन वो इतने से केस में भी डॉक्टर संजय ने बहुत सटल
चीजों पर ध्यान दिया कि जो वहीं पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए रिजल्ट आए, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग सब लोग की आपको जो बेसिक रेमेडीज है, सबसे जो नॉर्मल हम लोग रोज यूज करने वाली रेमेडीज है, जैसे अभी बीच में अकोनाइट हो गई थी, लास्ट टाइम दूसरी ने मेडिसिन दिया, अभी संजय ने किया, एनएल दिया, तो ये सारी जो मेडिसिन है ये हमारी रोज की मेडिसिन है, एंड वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड। आपको पहले हम लोग बेसिक, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ये अंडरस्टैंड हुआ कि आप लोगों को अभी तक बहुत जो हमारी बेसिक 40-50 रेमेडीज है जो हमें आनी ही चाहिए कंपल्सरी, उसमें भी बहुत लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग आपको वो केसेस, उनके ग्लिम्स, और उनसे हम लोग आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, सो दैट आपकी रेमेडीज भी हो जाएंगी, थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाएगी, एंड यू कुड थिंक प्रॉपरली। तो फिर आगे हम लोग और बेटर वाली रेमेडी या फिर जो रेयर रेमेडीज है वो हम लोग थोड़ा रेयरली लेंगे, लेकिन कॉमनली हम लोग जो प्रिस्क्राइब करने वाले हैं वो हम लोग आगे के सेशंस में लेंगे। एंड आई होप कि तुम सबको, आप सबको ये नया जो हमारा हम लोगों ने जो सोचा है वो एक्चुअली आप सब लोगों को पसंद आए। ठीक है, आपका जो भी फीडबैक है, आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। और हम अपने ग्रुप पर आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो नया हम लोगों ने स्टार्ट किया उसके हिसाब से। और एक नया वीडियो आज 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा अपने साइट पर, तो वहाँ पर भी आपके दोस्तों को बोलो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत सारे कॉलेजेस में हैं या फिर अलग अलग जगह पर, उन लोगों की वो पेज पर विजिट करें, सो दैट दे कैन हैव दोस वीडियोस राइट ओवर। ओके, सी यू एवरीवन। किसी को कोई क्वेरी है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? Okay, Dr. Sanjay, thank you very much, and thank you everyone. Bye-bye.